तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहिल इन्वेस्टिगेटर में, जहां हम ट्रू क्राइम स्टोरीज़ को के एकदम डीपेस्ट कॉर्नर को जो एक्सप्लोर करते हैं और उसकी सच्चाई जानते हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम सीरियल किलर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक भी उससे रिलेटेड है। तो उस चीज़ को समझने के लिए, स्टोरी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो चलते हैं 1968 का मुंबई शहर, जो नगरी, जो सिटी कभी सोती नहीं, लेकिन वहाँ के स्लम्स में रात होते ही, रात होने का मतलब है मौत। रमन राघव एक ऐसा इंसान जो माटुंगा और सायन जैसी जगहों पर घूमता था और अपने हाथ में एक हथौड़ा या फिर एक आयरन रॉड लेकर वहाँ पर बिल्कुल साइलेंटली लोगों को निशाना बनाता था। और उसके दिमाग में ऐसी आवाज़ें आती थी जो उसको बोलती थी कि तू उसे मार दे। तो ऐसे में उसका जो फर्स्ट जो उसने एक मारा था इंसान को, तो वो था 1968 में, जो एक पेमेंट पेमेंट डवेलर था। मतलब जो लोग सड़क के किनारे या फिर फुटपाथ पर सोते हैं, उस तरह के लोग। तो वो उसके निशाने में आ गया था। और जब उसका देखा तो उसका जो हेड था वो पूरी तरह से क्रश्ड कर दिया था उसने। और जो ब्रेन एंड ब्रेन एंड ब्लड स्पैटर्ड ऑन ग्राउंड एवरीवेयर। तो तो ये मंज़र काफ़ी ज़्यादा भयानक था। और जब पुलिस वहाँ पर आई तो उन्होंने देखा कि एक सडन अटैक था। लेकिन जब बॉडीज़ पाइल अप होने लगी, तो ऐसे में जो सेम पैटर्न था, मतलब और ब्रूटली वैसे ही काफ़ी मर्डर किए गए सेम पैटर्न से, एकदम जो हेड था वो पूरी तरह से वो क्रश्ड कर देता था। और ऐसे ही जो होमलेस पीपल थे और जो अकेले सोते थे, तो उनके ही वो इतना ब्रॉडस्टिक तरीके से मर्डर कर देता था, खूंखार तरीके से एकदम। तो विद इन ए मंथ उसने 1968 में, विद इन अ मंथ 23 मर्डर्स किए थे, जिसमें मैन, वुमेन और बच्चे और यंग ओल्ड, वो किसी को भी नहीं मतलब बख्शता था। सबको, उसके लिए सब एकदम, कोई भी उनमें भेदभाव नहीं करता था, सब उसके लिए एक समान थे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। जाहिर सी बात है कि ऐसे में इतनी ब्रूटल तरह से मर्डर करना काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देता है आम लोगों का। यहाँ तक कि वो इतने ख़तरनाक तरीके से मर्डर करता था कि जो सीजन कॉप्स थे, जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है अपने वर्क का, वो भी उल्टियाँ कर देते थे। इतना मतलब ज़्यादा ब्रूटल तरह से वो चीज़ें करता था। और एक बार तो एक विक्टिम का उसने इतनी बुरी तरह से उसका जो स्कल था वो स्प्लैटर्ड किया था कि उसकी आइडेंटिटी पहचान पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। तो आप खुद इस चीज़ से सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक था। और ऐसे में एक सर्वाइवर था जो उससे बच गया था। उसने उसने बताया कि वो पहले उसने मुझसे बात की और उसके बाद विद स्माइल उसने हैमर बाहर निकाला। पता नहीं कैसे, पर वो बच गया था। उस मोमेंट से शायद वो भाग निकला था और उसी वजह से वो बच गया। लेकिन इससे ही उसके एक दिमाग की झलक देखने को मिलती है, जहाँ हम सोच सकते हैं कि वो कितना एक तरह से उसका माइंड उसको ये करने के लिए बोलता था, या फिर पता नहीं, या फिर वो अ, ये चीज़ें जानबूझकर और मज़े के लिए करता था, जिसमें उसके काफ़ी ज़्यादा असूर्य आनंद प्राप्त होता था। ये तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा उस समय खौफ में थी, क्योंकि उनके पास भी कई क्लूज़ नहीं छोड़ता था वो कोई भी। और ऐसे में इतनी ब्रूटल तरह से वो चीज़ें करता था, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं लगता था। ऐसे में जो वहाँ के स्लम्स एरिया के लोग थे वो ग्रुप्स में सोने लगे थे, लेकिन फिर भी जो रोमन था, रोमन को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो अब हम इसके बारे में बात करें तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये इंसान कौन था। तो वही जानते हैं अब। तो
तो रमन राघव के नाम से जाने जाने वाला ये व्यक्ति का जो रियल नाम था वो था अ, सिंडी ड्वेवल। तो ये नाम था इसका रियल। और ये इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के त्रिलीवल्ली में हुआ था। और ये जो है बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इसका माइंड डिस्टर्ब था। और जब ये मुंबई आया तो ये एज ए ड्रिफ्टर आया था। ड्रिफ्टर मतलब आवारा लोग जो बड़े बड़े घूमते हैं, कुछ नहीं था इसके पास। तो एज ए ड्रिफ्टर ये मुंबई आया और वहाँ पर शुरू से इसका ये मकसद था। और वहाँ पर ये साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोसिस तब हुआ जब एक बार ये पकड़ा गया था किसी क्राइम को लेके। तो उसके बाद से इसे ये मानता है कि उसके दिमाग में ऐसी आवाज़ें आती रहती है जो इसे कहती है कि तुझे किसी को मारना है। तो ऐसे में ही उस समय से इसकी दहशत काफ़ी फैल गई थी और ये कई अंधेरी जगहों पर जाता था। और वहाँ पर जो विक्टिम्स होते थे उनको जो है मतलब पहले अगर देखा जाए तो इसका ये जो डिजीज़ थी या फिर ये जो बीमारी थी, इसमें एक कहता था कि आवाज़ें आती है जिसके चलते ये चीज़ें करता है। लेकिन जिस तरह के इसके प्लान्ड मर्डर होते थे उससे ये कंफर्म नहीं होता कि ऐसी कुछ इसे सच में साइकोलॉजिकल कुछ डिजीज़ थी जिसके चलते ये ऐसी चीज़ें करता था। क्योंकि इसके प्लान्ड मर्डर होते थे और ये विक्टिम्स को के पैटर्न को समझता था। यानी जब वो जिस समय सोते थे तो वो पैटर्न ये फॉलो करता था और उसके बाद अपने जो इसका मकसद था उसको उसको मतलब कंफर्म करता था, मतलब कर देता था काम ख़त्म। तो ये चीज़ वो देखता था। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्लान तरीके से अगर मर्डर ना करे तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। लेकिन ऐसे तरीके से इतना ब्रूटली मर्डर करना किसी इंसान का और उसके बारे में किसी को थोड़ी सी भी भनक ना होना, ये तो काफ़ी ज़्यादा एक आश्चर्य की बात लगती है। लेकिन जो इसके चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। और पुलिस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी। जब जाहिर सी बात है कि शॉक तो हो गई ही पुलिस तो क्योंकि ये कोई क्लू नहीं छोड़ता था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई विटनेस नहीं होता था और बस डेड बॉडी दिखती थी। और कई थ्योरीज़ की माने तो वो कहती है कि ये पुलिस को टॉन्ट करता था कि तभी ये मतलब बॉडीज़ को ओपन में रखता था जानबूझकर, ताकि पुलिस को चिढ़ाया जा सके। और इतना ब्रूटली मर्डर करता था और स्माइल के साथ ये चीज़ें करता था तो इससे उसमें काफ़ी असूर्य आनंद होता था। और ऐसे में पुलिस ने एक 1968 में ही जो मतलब साल का अंत होने वाला था, एंड के 2 या 3 महीने में उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, एक टास्क टीम, जिसे मतलब ताकि उसको पकड़ा जा सके। तो लेकिन जाहिर सी बात है जो रोमन था वो एक घोस्ट की तरह था जो इनविजिबल था और अनप्रिडिक्टेबल था और टेरिफाइंग था। तो ऐसे में उसे पकड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी फाइनली 1968 में एक एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने उसे एक स्लम में देखा विद कैरिंग हिज सिग्नेचर हैमर। और उसके बाद फाइनली उसे अगस्त 1968 में ही गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके जो कन्फेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा एकदम चिल वाइब से बोल रहा था कि मैंने चीज़ें की है। उसने बोला कि मैं 23 मर्डर किया, मतलब तमिलनाडु की कैसे बोलते हैं मतलब वो तमिल भाषा में। तो उसने ऐसा कहा शायद उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा भी उसने कन्फेस किया कि ये तो एक लिस्ट है, जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कितने किए हैं, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन उसकी इस मेंटल इलनेस की वजह से कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी, बल्कि मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, ना कि डेथ पेनल्टी पहले देने वाली थी। लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से कि उसकी उसमें क्वेश्चन मार्क था कि सच में कोई बीमारी है, तो उसके लिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। लेकिन फिर भी 1995 में जेल में ही किडनी फेलियर की वजह से वो मारा गया। और इसी के साथ एक खौफनाक सीरियल किलर का अंत हुआ। काफ़ी ज़्यादा एक खौफनाक उसका जीवन था, जहाँ उसने एक ही साल में इतने ज़्यादा 23-24 मर्डर किए।
तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा अमाउंट था। अगर और उसको मौका मिलता तो लगा वही था करने, अपने काम में लगा था। और इतने ख़तरनाक तरीके से वो अ, अपने काम को अंजाम देता था कि जिसके साथ चीज़ें होती थी उसका पूरी तरह से चेहरा मतलब ऐसा हो जाता था कि बिखर जाता था कुछ भी। यहाँ तक कि पुलिस वाले तक हैरान होते थे कि कोई इतना ब्रूटली और इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, कोई जो इतने ब्रूटल तरह से मारे। कई थ्योरीज कहती है कि ये मर्डर 40 से भी ज़्यादा है, और या तो 40 है या 40 से ज़्यादा है, कुछ कह नहीं सकते। और अगर बात करें कि रमन राघव आखिर था कौन और आपके माइंड में क्या आता है उस चीज़ उसको लेकर, तो उसके बारे में कई थ्योरीज है कि उसकी मेंटल इलनेस नहीं थी, बल्कि वो अ, बचने के लिए ये सब कुछ बोल रहा था ताकि वो बच सके और सज़ा उसे कम मिले। लेकिन क्योंकि उसके जो मर्डर थे वो अ, बिल्कुल प्लान्ड होते थे, एकदम मैथ्योडिक होते थे, मतलब प्लान्ड लगते थे। और जिस तरह से वो चीज़ें करता था, लेकिन बचने के लिए जब वो पकड़ा गया तो उसने कन्फेस किया कि मुझे ये बीमारी है, और जब मैं किसी को भी अगर मारता हूँ तो मुझे उस चीज़ में मज़ा आता है। मैं विद इन स्माइल, जब वो आखिरी जो उनके मूवमेंट होते हैं विक्टिम्स के, वो देखने में उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। और कैसे वो हैमर स्विंग करता था, कैसे वो विक्टिम्स को मारता था, तो उसे उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। और जब ये एक पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि कन्फेशन के दौरान उसने ये भी बताया, मतलब जब वो बता रहा था तो उसके चेहरे पर बिल्कुल चेहरा उसका इमोशनलेस था। और थोड़ी सी भी उसको गिल्ट नहीं थी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं, थोड़ी सी वो शर्मिंदा नहीं था अपने सभी चीज़ों को लेकर। तो काफ़ी ही मतलब बेशिस्त था, काफ़ी ज़्यादा। एक तरह से सीरियल किलर आखिर ऐसे ही होते हैं। तो इंडिया के सीरियल किलर्स की लिस्ट में अगर बात की जाए तो टॉप 10 में वो आ सकता है, दूसरे या तीसरे पर। तो ऐसे में उसने इंडिया में एक सीरियल किलर के जो लिस्ट थी उसमें एक नाम बना दिया। और चीज़ें काफ़ी डिफरेंट तरह से की, काफ़ी गलत तरह से की। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। मिलता हूँ आपसे कल एक वीडियो में, नई वीडियो में, जहाँ हम एक कल भी एक नए केस के बारे में, सीरियल किलिंग से रिलेटेड हो सकता है, तो बात करेंगे उस बारे में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे और बने रहिए मेरे चैनल पर। तो मिलता हूँ कल आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।